असफलता एक चुनौती, असफल होके का तुम किसी कुछ काम को छोड़ दोगे? असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो जाओ, सुख चैन नींद को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। चींटी दाना लेकर चढ़ती है दीवारों पर, 100 बार फिसलती है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। खैर, उत्तर प्रदेश सूबे के अलीगढ़ जिले की एक साधारण सी तहसील है, जहां का जनजीवन शांत एवं सामान्य है। हालांकि यहां अनेक समस्याएं विद्यमान हैं, किंतु उनका समाधान करने हेतु कुछ जागरूक, कर्मठ और निष्ठावान व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे प्रयास गांव के भविष्य की एक नई सुबह लिख रहे हैं। ये वही किरदार हैं जिनकी कहानियां अक्सर वक्त की धूल में दब जाती है। कहाँ के रहने वाले हो? बड़ा हबीबपुर। ये बताओ कि ये जो गांव है ये कैसा है, कुछ बताओ इस बारे में। गांव भैया आपको दिख रहा जैसा है ऐसा ही है, जैसा पहला था ऐसे ही अब। अरे मतलब इस गांव में क्या क्या चीजें अच्छी हैं, अचीवमेंट है, क्या प्रॉब्लम है, क्या मतलब कैसे ग्रो कर रहा है वो बताओ। ये प्रॉब्लम तो प्रधान बताएगा गांव का। जी आपका नाम क्या है? सत्यपाल सिंह। आप पहली बार प्रधान कब बने थे? 2000 में। पंचायती राज के लिए पैसे की कमी, शहरी विकास मंत्रालय ज़्यादा पैसा जाता है उसके लिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए पैसा कम आता है, ये है। और जो जबकि 70% जनसंख्या गाँव में रहती है, 30% शहर में रहती है। शहर के लिए पैसा ज़्यादा जाता है, ग्राम के लिए कम आता है। मेन कमी है ये। तो जैसे कि आप ये बताइए कि जो लोग हैं यहाँ पे, वो ज़्यादातर लोग किस तरह से कमाते हैं? उनका कमाई का जो सूत्र है यहाँ पे वो क्या है? कुछ नहीं, कमाई क्या है, खेती बाड़ी के ऊपर निर्भर है। खेती है, मजदूरी है, और क्या। 10% लोग भी नौकरी तो करते नहीं, ज़्यादा नौकरी है ही नहीं। खेती करते हैं अपना, और उसके सहारे से जो भी, खेती के सहारे से जो बिजनेस है वो अपना करते हैं। कोई तूरी ले जा रहा है, कोई भूसा ले जा रहा है, कोई पशु पाल रहा है, कोई दूध बेच रहा है। गांव से संबंधित जो भी व्यवसाय है वो करते हैं। तो उनमें उन्हें फसलों के जो पैसे मिल रहे हैं या फिर जो दूध बेच रहा है, उनको कमाई जो हो रही है वो ठीक ठाक हो पा रही है? नहीं हो पा रहा है। पैसा उत्पादन किसान कर रहा है, रेट तय अन्य संस्था कर रही है। जो किसी फैक्ट्री में उत्पादन जो फैक्ट्री मालिक होता है, रेट वो तय करता है, या किसान कमाता है, रेट दूसरी संस्था तय करती है। उनको जितना लेना है वो ले लें, ना लेना वो भी ना लें। जैसे गेहूँ है, उन्होंने जो रेट तय किया है, उन्हें खरीदना है तो खरीद लेना, नहीं खरीदा तो कोई ज़बरदस्ती नहीं। किसान को बेचना है जहाँ बेचो, नहीं बेचना मत बेचो। ये एक मंदा ही बेचेगा, जो MSP रेट है उससे कम पे ही बेचेगा फिर दूसरी। तो ये आप जो दिक्कत बता रहे हैं, इसका सॉल्यूशन या निवारण क्या हो सकता है? निवारण तो जो सेंटर में गवर्नमेंट है, जो सत्ता में है, वो अपना काम करें, इसके ऊपर गौर दें, किसान के ऊपर, गांव के ऊपर, विकास के ऊपर। गांव में भी कोई विकास होना चाहिए, उसकी विकास की एक निश्चित सीमा होनी चाहिए पैसे की। इतना पैसा शहर के लिए जा रहा है, इतना पैसा गांव में। RCC रोड बनाते हैं तो 4 इंची से फालतू नहीं बना सकते, शहर में बनाते हैं तो 9 इंची और 1 फीट बनाते हैं, तो वो भी तो एक अंतर है। गांव में प्रधान अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकता। जो पैसा आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, उसके साथ एक लेटर लग के आएगा अलग से कि इसको पैसे से ये करना है। प्रधान को कोई पावर ही नहीं करने की। प्रधान जो काम करना चाहता है वो कर नहीं सकता है। क्या है, होनी चाहिए। बताइए उसको क्या है जो अभी सबसे पहली बात ये है, जैसे एक 18 साल का युवा या 20 साल का युवा हो जाता है, अनजाति अनधर्म शादी कर लेता है, वहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है। हमारे यहाँ तो जाति भी है, गोत्र भी है। धर्म तो है पर जाति है, गोत्र है, तो हम लोग इसको मानते हैं, ये चलना चाहिए। एक तो उदाहरण जैसे ये है, तो ये बहुत ज़रूरी है। ये जो पुरानी प्रथा है उसको ख़त्म कर देंगे तो लोगों की मानसिकता ख़त्म हो जाएगी, भाई बंद ख़त्म हो जाएगा, अपने दूसरे का दूरी बढ़ जाएंगी। एक खून का रिश्ता जो बना हुआ है वो बना रहेगा, ख़त्म हो जाएगा।
तो आपको लगता है इससे ग्रोथ पे फर्क आता है? किससे? इससे ग्रोथ के लिए क्या इफेक्ट पड़ता है? क्या ग्रोथ है? हम जहाँ रह रहे हैं, हमारा देश भारत है, हमारा गांव मड़ावीपुर है, हम मड़ावीपुर में हमारे बुजुर्ग रहते आए, उसी में हम रह रहे हैं। हमें अपनी बुजुर्गों की बात जो मानेंगे तो उसमें फायदा नुकसान क्या है? कुछ बात कहीं हो सकता है 1-8% नुकसान हो, लेकिन अधिकतर तो बात फायदा की, उसमें कोई नुकसान नहीं। एक गरीब इंसान को, एक गरीब किसान को क्या क्या दिक्कतें हैं और उसके क्या सोल्यूशन हो सकते हैं? सबसे पहली दिक्कत है, किसी विधवा की पेंशन नहीं बन सकती, प्रधान को कोई पावर नहीं, केवल लिख के भेज सकता है। किसी गरीब का मकान नहीं बन सकता। 2000 से 2025 तक, आज तक 2000 में जब मैं शुरू में प्रधान बना, 2-3 मकान उस वक्त पे बने थे, आज तक कोई इंदिरा आवास हमारे यहाँ नहीं बना। शहर में एक पिसावा नगर पंचायत है, हमारे यहाँ 250 मकान पिछले साल बन गए, 250 फिर आ गए। नगर पंचायत में ऐसी सुविधा क्यों है? यहाँ असुविधा क्यों है? वहाँ 2.5 लाख रुपए मिल रहे हैं, यहाँ 60-70 हज़ार रुपये मिलते हैं एक मकान के लिए, वो भी नहीं है। तो गरीब लोग तो यहाँ भी रहते हैं ना, शहर में थोड़ी रहते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि शहरी विकास मंत्रालय पे पैसा ही कितना है और ग्रामीण विकास मंत्रालय पे पैसा नहीं है। एक मकान यहाँ नहीं बना है और वहाँ पे 250-250 की लिस्ट जा रही है। जो पात्र नहीं है उसका मकान वहाँ बनना है, और जो यहाँ 25 वर्ष से पात्र है उसका नहीं बनना है। ये सब। और जो यहाँ पे पढ़ लिख के ग्रो कर जाते हैं किसी भी तरह से, वो फिर मड़ापुर में ही रह के यहाँ का विकास करने का, जैसे मान लो कोई डॉक्टर बन गया तो वो यहाँ पे रह के यहाँ का विकास करने के लिए देखता है, या वो चला जाता है? वो चला जाता है ऐसा गांव की तरफ मुड़ के। कमी देख, सुविधा शहर में जो सुविधा है वो गाँव में नहीं। तो ऐसे कोई लोग नहीं है बचे जो यहाँ पे रह के यहाँ का विकास करना चाहते हैं? कुछ लोग हैं, कुछ परसेंट कौन में। लोग हैं बताइए? अभी जो इनकी मानसिकता है कि मुझे यहाँ रहना है, वो रहे या न रहे, वो आगे की बात है। कोई डॉक्टर बना, वो यहाँ रहता नहीं, अलीगढ़ चला गया या कहीं अन्य जगह जाके बस गया। कोई इंजीनियर बना तो वो रिटायरमेंट के बाद नोएडा बस गया, नौकरी बाहर की वहीं बस गया। टीचर वीचर लेवल के लोग हैं जो यहीं क्षेत्र में पढ़ाया, यहीं रह गए। तो तृतीय श्रेणी लेवल का कर्मचारी तो गांव में रुकना चाहता है, इससे अप वाला नहीं रुकता कोई। तो यहाँ पे मतलब ये भावना है किसी में कि समाज सेवा करनी है, यहीं पे रह के यहाँ ग्रो करना, सुविधा होता हो। सुविधा होता है। देखिए, जब 60 साल के बाद आदमी रिटायर होता है किसी अच्छे पद से, तो उसको सुविधा चाहिए, क्योंकि वो शहरी जीवन जिया है उसने। अब वो गांव में आएगा, उसे बिजली भी चाहिए और सब सुविधा चाहिए, वो है नहीं। बाजार नहीं है, बाजार दूर है, वहाँ तो घर से निकलते बाहर ही बाजार है। इन लोगों को तो जो बुजुर्ग आदमी हो जाएगा उसे ज़्यादा दूर नहीं जाने की ज़रूरत है, और यहाँ दूर जाना पड़ेगा। यहाँ अपनी एप्लीकेशन लेके अलीगढ़ जाना पड़ेगा 50 किलोमीटर दूर। वहाँ नज़दीक ही होगा कोई कार्यालय उनके, जहाँ उसे किसी विभाग की शिकायत करनी है। तो ये सब समस्या है। भाई पहले अपना नाम बताओ आप। विनोद मांझी है नाम। घर है नवादा जिला, बिहार के रहने वाले हैं। तो कब से कर रहे हो ये काम? ये 14-15 साल हो गया। 14-15 सालों से एक ही काम? एक ही काम। बिहार में कोई काम नहीं धाम है, इधर आवो नहीं, खेती नहीं बारी है, कुछ नहीं है। घर बनाने तो 1 रुपया नहीं देता है सरकार, है ना। एक कमाने वाला 6 खाने वाला 500 रुपया 400 रुपया दिहाड़ी देगा। दिन भर रोड में काम करेंगे, यहाँ पर 400-500 रुपया बनेगा, ज़्यादा नहीं। अगर कोई बीमार पड़ गया तुझे कमाया जो उसी में लगा दो, पूरा लग गया तो बचेगा का। चावल 40 रुपया किलो देता है। तो राशन कार्ड वगैरह नहीं बने? राशन का 3-5 साल हो गया, राशन 2 कॉपी दिया है, लावो फलना लावो चिंगना लावो, सब करा कर रख दे दिया घर पे। हाले गए थे, 3 महीना हो रहा है घर पे, बोला कि राशन कार्ड बनेगा, वहाँ से घर बनाने के पैसा आएगा, वो वाला जमा कर दिया, कुछ नहीं आया, 3 साल हो गया। तो उसकी FIR वगैरह नहीं करी? कंप्लेंट? FIR हम लोग का FIR ले, कोई सुनमें करता है, कोई नहीं सुनता है। आज तो सरकार 1 रुपया नहीं दिया है अब आज तक। जिसको कहता है 1 रुपया नहीं, गलत मिलवन करता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम खुशी है। आपकी फैमिली में कौन कौन है बताइए डिटेल में।
मैं, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरे 2 भाई। मेरे पापा का नाम हरवीर सिंह है, वह कार ड्राइवर हैं, और मेरी मम्मी का नाम बाला देवी है, वो एक हाउसवाइफ हैं। मेरे बड़े भाई का नाम तनिष और छोटे भाई का नाम माधव है। तनिष इस बार 10वीं कक्षा में आया है और माधव 9वीं कक्षा में पढ़ रहा है। मुझे इंग्लिश पसंद है, इंग्लिश में पढ़ाई करनी, और मैं बचपन से ही हर क्लास में प्रथम स्थान पर आने की कोशिश करती आई हूँ। और जो मेरे कक्षा में जो और बच्चे पढ़ते थे, मैं उनसे हमेशा कंपटीशन में रहती थी, जिससे हमारी कक्षा में बहुत बच्चे अच्छे थे पढ़ाई में, और इसी वजह से हम आपस में कंपटीशन करते थे। तो मैं फर्स्ट आती थी हर बार, मेहनत करती थी। घर आके मम्मी पापा वो कहते थे पढ़ाई करो, काम मत करो बेशक, लेकिन पढ़ाई करो अच्छे से। मैं आगे चल के सिविल सर्विस में जाना चाहती हूँ, और अब मैं थोड़ा बहुत तैयार करती हूँ, GK GS इसे पढ़ती हूँ। साथ ही अपनी 12th के बोर्ड पे मेरा ज़्यादा ध्यान है। मेरी क्लास में जो और लड़कियां हैं, उनमें से काफ़ी लड़कियों के पेरेंट्स उन्हें सपोर्ट करते हैं और काफ़ी के नहीं करते हैं। काफ़ी को 12th के बाद ही शायद उनकी शादी भी कर दी जाएगी। और मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, उन्होंने पूरी फ्रीडम दे रखी है, आप जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। गांव में बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अपॉर्चुनिटी बराबर नहीं है। अगर गर्ल्स टॉप भी कर रही हैं तो भी उनसे कहा जाता है कि नहीं, आप आगे पढ़ाई के लिए नहीं जा सकती, और वो उनकी शादी करवाई जाती है। लेकिन अगर बॉयज़ पढ़ाई में उनका इंटरेस्ट भी नहीं है, फिर भी उनसे कहा जाता है कि आप पढ़ो, उन्हें इंस्टीट्यूट दिए जाते हैं, उन्हें बाहर भेजा जाता है। तो यही अंतर है गाँव में। तो मुझे लगता है कि घर से सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मेरी मम्मी है, वो मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं। जब मैं पढ़ाई कर रही होती तो वो मुझे कभी भी नहीं कहती कि तू अपनी पढ़ाई बंद कर और मेरे साथ काम कर। और मेरे पापा भी बहुत सपोर्टिव हैं। जब मैं कुछ भी अपने काम के लिए मांगती हूँ तो पापा तुरंत ला कर देते हैं, चाहे वह दूसरे काम को बंद करें या ना करें। और बाहर से एक भैया हैं जिनका नाम तरुण है, वो एक बार स्कूल में आए थे जब हम 10th कर ही रहे थे, तो उन्होंने बोला था पूरी क्लास में कि जो इस साल 10th में अच्छी परसेंटेज लाएगा उन्हें मैं लैपटॉप, टैबलेट, फ़ोन देके जाऊँगा पोजीशन के हिसाब से। तो उन्होंने वो बहुत मदद की कि मैं ये करूँगी तो मुझे ये मिलेगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजा भैया है और यही बस्ती का ही मैं एक नागरिक हूँ। एक यंग जनरेशन आप मान लीजिए, युवा प्रतिनिधित्व हम लोग यहाँ कर रहे हैं। देखिए, धरातल पर हिंदू मुस्लिम कुछ भी नहीं है। यहाँ तमाम ही धर्मों के लोग रहते हैं और तमाम ही धर्मों के लोग यहाँ पे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कोई भी हिंदू मुस्लिम वाला एंगल यहाँ देखने को आपको नहीं मिलेगा। ये पूरी बस्ती, पूरे इलाके में कोई भी हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात है ही नहीं। न्यूज़ और कुछ राजनीतिक लाभ के लिए हो सकता है कुछ लोग हिंदू मुस्लिम की राजनीति को करना चाह रहे हों, लेकिन सत्यता ये है कि हिंदू मुस्लिम का कोई भी प्रभाव हमारे क्षेत्र में देखने के लिए नहीं है। लेकिन ये कह सकते हैं कि 100% कोई भी ठीक नहीं होता है। कुछ लोग होते हैं जिनमें नासमझी होती है, उसके कारण हो सकता है कुछ गलत सलत कह देते हों। हिंदू मुस्लिम का कोई भी प्रभाव पूरे क्षेत्र में नहीं है। यंग जनरेशन की जो लड़कियां होती हैं, हमारी बहन है, माता है, जो रह रही हैं, सैनिटरी पैड को लेकर के एक बड़ी समस्या गांव देहात में होती है। उनको मौका नहीं मिलता। एक शर्म हया जो कहते हैं वो गांव में देखने को अक्सर मिलती है कि जो उनसे बड़ी होती हैं वो समझा नहीं पाती। छोटी जो बच्चियां, हमारी बहन माताएं जो होती हैं, वो बड़ों से सीख नहीं पाती एक शर्म की वजह से। तो अब तो खैर मॉडर्न ज़माना है, तो थोड़ा सोशल मीडिया का ज़माना लोग देख रहे हैं, वरना गंदे कपड़े यूज़ होते थे, उससे इन्फेक्शन का डर रहता था और समाज में एक बड़ी गलत मैसेज उससे जाता था। लेकिन अब ये है कि सैनिटरी पैड भारत सरकार द्वारा उपलब्ध भी कराए जा रहे हैं और लोगों को मिल रहे हैं। यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अच्छा कर रहे हैं। कोई क्रिकेट में अच्छा कर रहा है, कोई टॉप पास कर रहा है, कोई पढ़ाई में अच्छा कर रहा है, यानी बहुत अच्छे मतलब हो रहे हैं। जैसे कि हमारे तरुण भाई हैं, वो भी अच्छी मदद कर रहे हैं, इस टाइम अच्छा कर रहे हैं गाँव के लिए, जो भी उन्हें बनता है। क्या अच्छा किया उन्होंने? उन्होंने अच्छा किया, जैसे कोई मजबूर परेशान लोग हैं उनकी मदद करते हैं। जैसे हमारी नहीं, जैसे हमारी अम्मा है, हाँ, उन्होंने साइकिल बांटी है स्कूलों में, लैपटॉप बांटे हैं, किताब पेंसिल बांटी हैं, कोई पेंसिलें हैं, लैपटॉप वगैरह बांटे हैं, यही बांटे हैं उन्होंने। जैसे हमारे एक अम्मा हैं, उनके जब पति जिंदा थे तो थोड़ा सही चल रहा था। पति खत्म हो जाने के बाद में थोड़ी समस्या बढ़ती गई थोड़ी सी। उसके बाद में उनका बड़ा बेटा बीमार हुआ, घर मकान सारा खराब हो चुका था, इतनी हालत खराब थे
के अंदर अगर सो जाएं तो छत गिर गई तो 3 लोग मर जाते, 2 बेटे थे, एक माँ थी। तो वो कहाँ रहती है? और जब घर जब पहले हटकाए हमारे घरवाली तो बहुत बढ़िया सुविधा आई, और उनके बाद में फिर दिक्कत आई, छोरो बीमार है वो, फिर खाने पीने की परेशानी आई। फिर वो आए तरुण भैया तो या घर में घुसे पहले पता जब गिर देखो, और वही रात को भी गिर गो, जैसे ले गई यहाँ तिलकार के लिए। फिर उनने तरुण भैया ने आके लिए बहुत मदद करी। क्या मदद करी उन्होंने? मकान बनाया, देख के नहीं, खाने पीने की तसल्ली करी, रतन की करी, और कि पंखा सब कछु में 4 पावने की गाड़ी ला के नहीं, और अपने आप ही में गए हम सब खूब करिए मदद। हम जानना चाहते थे कि वो कौन है जिसने इस बूढ़ी अम्मा के टूटे हुए घर को फिर से जीवित बना दिया, और हमारी तलाश शुरू हुई उस शख्स की कहानियों को ढूंढने से। आपका नाम क्या है? मेरा नाम तरुण सिंह है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गांव मड़ावीपुर का रहने वाला हूं, जो अलीगढ़ ज़िले का एक गांव है। आप अभी इस समय क्या कर रहे हैं? इस समय जो सोशल मीडिया का काम था वो उसी तरीके से चल रहा है, लेकिन उस काम के साथ साथ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैंने अपनी टीम हायर कर ली थी, तो वो टीम वहाँ पर काम करती है, तो मैं कहीं ना कहीं जब फ्री रहता हूँ तो अपने आप को बिज़ी रखने के लिए मैं क्षेत्र में लोगों से मिलना जुलना, सभी लोगों से, सभी बच्चों को पढ़ाना, छोटे बच्चों को, गरीब बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना, उनकी मदद करना। तो हमारे क्षेत्र में काफ़ी स्कूल हैं, तो सभी स्कूलों में मैं जाता रहता हूँ, तो काफ़ी बिजी शेड्यूल हो जाता है। कॉपी पेंसिल चाहे वितरित करना हो, चाहे साइकिल वितरित करना हो, बच्चों को मोटिवेट करना और उनको क्लासेस भी लेना, उनकी पढ़ाई लिखाई भी कराना। अभी इस तरीके से मैं बिजी रहता हूँ। देखिए, मैं 10वीं क्लास के बाद जब 11वीं क्लास में आया था तो ऐसे कोई भावना स्पेशली नहीं आई। मैं तभी से, मैं आपको बताऊं, जब मैं 11th क्लास में था तभी से जो मैं अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाता था, तो काफ़ी ज़्यादा संख्या में मेरे से जो सभी बच्चे, जो छोटे बच्चे रहते थे, वो सब मुझसे पढ़ने के लिए आते। जब मैं 11th क्लास में था, 2011 की बात है, तो तब से ही पढ़ाता रहता हूँ। फिर मेरी नौकरी लग गई, तो उसके बाद जब छुट्टी पे आता था तो बच्चों को पढ़ाता था। तो बाकी के जो मदद करने का, जो आर्थिक मदद करना या साइकिल देना, किसी का घर बनवाना, ये सारी चीज़ें तो बहुत बाद की बात है। उस टाइम मैं अपने शारीरिक सहयोग करके पढ़ा के बच्चों को, मुझे पढ़ाने का शौक़ है, तो मैं गरीब बच्चों को, जो बच्चे ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, सरकारी स्कूल के बच्चों को, उनको पढ़ा के 2011 से लेके आज तक मेरा पढ़ाने का काम अभी भी चल रहा है। तो थोड़े से लोगों की मदद करने से क्या बदलाव आ गया? ये देखिए, अभी मैं स्कूलों में जाके मदद करता हूँ बच्चों की। इससे क्या होगा, जो बच्चे हैं अभी ग्रो कर रहे हैं, वो किसी न किसी को देख के मोटिवेशन लेते हैं। बस यही है कि बच्चों को जाके पढ़ाता हूँ, उनकी मदद करता हूँ, साइकिल वगैरह, लैपटॉप गिफ्ट करना, इस तरीके से। उनमें से कुछ परसेंट बच्चे, और 100% नहीं तो 5-10% या 15-20% बच्चे ऐसे होंगे जो कामयाब भी होंगे, और कुछ 10-20% बच्चे ऐसे होंगे जो मुझसे मोटिवेशन भी ले रहे होंगे। उनको साथ में ये भी बताता हूँ कि कामयाब होने के बाद आप किस तरीके से मदद करोगे, वो बच्चे भी उसी तरीके से आगे मदद करने का, वो आगे ये अनवरत तरीके से आगे ये एक सिलसिला शुरू हो, मदद करने की होड़ मचे कि मैं, तरुण भैया ने तो कुछ मदद नहीं की थी, मैं तो उनसे भी ज़्यादा मदद करता हूँ। इस तरह की होड़ एक क्षेत्र में हमारे में हो जाए। ये देखिए, जैसे ही समाज सेवा में जैसे हम कार्य करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या आती है, मान के चलिए जैसे मैंने बच्चों को अभी यहाँ पर साइकिल डिस्ट्रीब्यूट की, तो साइकिल में ज़्यादा से ज़्यादा 10, 20, 30, 50 इतने स्टूडेंट्स को दे पाऊँगा। A to Z सभी की इच्छाएं पूरी नहीं कर पाऊँगा। एक घर में 5-5 बच्चे भी हैं, एक घर, कोई घर ऐसा जिसमें 8 बच्चे हैं एक ही घर में। तो वही है कि जब मैंने साइकिल डिस्ट्रीब्यूट की तो मैंने एक उसमें जो एक आधार बनाया कि जिसकी अटेंडेंस सबसे ज़्यादा होंगी क्लास में, उसको साइकिल दी जाएगी। तो अटेंडेंस देखकर मैंने साइकिल दे दी। लेकिन अब गांव के आधे से ज़्यादा लोग नाराज़ होने लगे। अब उनको मैं समझाऊं कि अटेंडेंस के आधार पर दी गई है, लेकिन वो अटेंडेंस ना समझें, उपस्थिति ना समझें। वो बोलें कि हमारा बच्चा तो सबसे ज़्यादा होशियार है, और होशियार की परिभाषा क्या है, कहाँ वो नंबर लाया, उनको ये मतलब नहीं है। वो बोलते हैं हमारा बच्चा सबसे ज़्यादा होशियार है, हमारे बच्चे को क्यों नहीं दी तुमने साइकिल। तो वहाँ पर झगड़ा भी कई बार शुरू हो जाता है। तो कई बार जैसे हमने ट्रैक सूट
जो डिस्ट्रीब्यूट किए तो सभी लोगों को नहीं दे पाते हैं। और जो बच्चे स्कूल नहीं आते हैं और जिस दिन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ उनको पता चला तो कहीं से भी बच्चे सारे इकट्ठे होके जनरली जो है जैसे 30 बच्चे 30 सिर्फ टोटल स्कूल में अगर आते हैं बच्चे वो उतने ही आते हैं। मैं ऐसे अचानक ही अटेंडेंस पहुँचा कि भाई ये जितने बच्चे हैं इनके नाम नोट कर लो और इन्हीं को सिर्फ साइकिल दी जाएगी। अब लेकिन पूरे गांव में खबर पड़ेगी तो वहाँ पे 150 बच्चे इकट्ठे हो गए उसके बाद। तो अब बोल रहे हैं कि नहीं देना तो सबको दो, नहीं तो किसी को मत दो। अब हमने साइकिल सारी की सारी मंगा के वहाँ पे रख ली। तो इस तरह की समस्या आती हैं, लोग समझते नहीं, कोऑपरेट नहीं करते हैं, सिर्फ अपना कई बार देखते हैं हमें लाभ मिला है कि नहीं मिला है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो देखते हैं कि गरीब को लाभ मिल रहा है, वो उस चीज़ को लेकर बहुत खुश हैं कि चलो उस गरीब को लाभ मिल रहा है, उनके बच्चों को ही लाभ नहीं मिला, सिर्फ गरीब को एक लाभ मिल गया। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते हैं इस चीज़ की, मैंने गरीब की मदद की, तो वो बहुत प्रशंसा करते हैं कि बहुत इसको खुश भी होते हैं इन चीज़ों को देख के। तो हर तरह के लोग हैं। इसके अलावा जो मेरा व्यक्तिगत जो मैं बता सकता हूँ यहाँ पर बहुत ही कम खर्चे में बड़ा परिवर्तन आ सकता है कि आप CCTV कैमरे लगवाइए, इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा नहीं आएगा। अभी स्कूलों का खर्चा लगभग एक प्राइमरी स्कूल को मेंटेन करने का खर्चा 2 लाख रुपए महीने से कम तो है ही नहीं। टीचर की सैलरी जोड़ो मिनिमम इतना है। किसी स्कूल को मेंटेन करने का खर्चा महीने का 5 लाख भी है, किसी स्कूल को मेंटेन करने का खर्चा 10 लाख भी है। तो उसमें मात्र 10-20 हज़ार रुपये का अगर CCTV कैमरा लगेगा तो उसकी मॉनिटरिंग होगी। आज की डेट में अगर ये सारे काम इस तरीके, जब तक कि ये 25% या सरकार अपने तरीके से जो नहीं कर रही है, जो भी विचार है, ये काम भी किया जा सकता है। CCTV कैमरे लगवाइए। जैसा कि हमने देखा, मड़ा हबीबपुर की मिट्टी में संघर्ष का जज्बा और ऊंची उड़ान भरने की ख्वाहिश बसी हुई है। खैर, तहसील चाहे कितनी ही मुश्किलों से क्यों ना घिरी हो, यहां के लोगों के दिल में उम्मीद की रोशनी और हिम्मत का स्थिर विश्वास सदा जिंदा है।